गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। आप सभी का आज की क्लास में स्वागत है। पिछले आज की क्लास में आगे बढ़ने से पहले मैं लास्ट क्लास के बारे में कुछ जो टॉपिक हमने डिस्कस किए थे उस पर मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करना चाहूँगा कि लास्ट क्लास में हमने मैनेजमेंट के बारे में देखा था कि किसी भी स्मॉल बिजनेस फर्म में मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, लघु व्यावसायिक फर्म का प्रबंधन कैसे किया जाता है। तो इसके अंतर्गत हमने ये देखा था कि मैनेजमेंट क्या होता है। मैनेजमेंट के बारे में जो विचार थे, हमने दो विचारकों को सुना, F.W. टेलर और मैरियम डगलस ने अपने मैनेजमेंट के बारे में जो विचार दिए। साथ ही साथ हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट देखा कि किसी भी प्रबंधन की क्या विशेषताएं होती हैं, और विशेषताओं के साथ हमने प्रबंधन के महत्व के बारे में भी पढ़ा कि किसी भी फर्म को, किसी भी इंटरप्राइजेस को, किसी बड़े उद्योग या उद्यमिता को चलाने के लिए या किसी भी क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए एक कुशल प्रबंधन का क्या योगदान होता है, क्या महत्व होता है, इसके बारे में हमने देखा। आज की क्लास में हम जो पढ़ेंगे वो है वर्क्स ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के कार्य। क्या क्या कार्य होते हैं या प्रबंधन क्या क्या कार्य करता है या किस प्रकार से कार्य करता है, इसके बारे में हम देखेंगे। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, प्रबंध के कार्य, वर्क्स ऑफ मैनेजमेंट। तो किसी भी प्रबंधन के बहुत सारे कार्य होते हैं जिससे कि वो अपने संस्था को, अपने उद्योग को, अपने व्यवसाय को, अपने इंटरप्राइजेस को उसके द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को, लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्य कर सके। तो अपने उद्देश्यों और लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई भी मैनेजमेंट क्या क्या कार्य करता है उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो प्रबंध के जो प्रमुख कार्य हैं वो निम्न हैं। पहला, नियोजन, जिसे हम प्लानिंग करते हैं। प्लानिंग किसी भी कार्य का सबसे इम्पोर्टेंट और फर्स्ट फॉर्म होता है। बिना प्लानिंग के बाकी कोई काम नहीं हो सकता। तो प्रबंधन में भी जो सबसे मुख्य कार्य है वो सबसे पहला क्या है? प्लानिंग ही है, नियोजन है। तो नियोजन या प्लानिंग जो होती है वह मस्तिष्क की एक प्रक्रिया है जिसमें बुद्धिमत्ता, कल्पना, जो प्लानिंग है वो मस्तिष्क की, ब्रेन का एक प्रोसेस होता है जिसमें बुद्धिमत्ता, कल्पना शक्ति, अग्रदृष्टि, पक्के इरादे आदि करने की आवश्यकता होती है। मतलब जब भी हम कोई प्लानिंग करते हैं तो उसमें हम मेंटली क्या पोजीशन होती है, हमारी इमेजिनेशन पावर कैसी है, हम किस प्रकार से उसको मतलब दूरदर्शी सोच को डेवलप कर सकते हैं, पक्के इरादे की आवश्यकता आदि होती है। अतः नियोजन या प्लानिंग का अर्थ यह है कि पूर्व में ही यह निश्चित करना कि किसी कार्य को किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु किस तरह, किस स्थान पर, किस समय तथा किसके द्वारा किया जाना चाहिए। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि प्लानिंग वांछित परिणामों को प्राप्त करने के लिए कार्य करने की विधि ज्ञात करना है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो किसी भी प्रतिष्ठान के नियोजन में उद्देश्यों का ज्ञान, तथ्यों को एकत्रित कर उनका विश्लेषण, मान्यताओं के आधार पर विभिन्न विकल्पों का निर्धारण कर सही निष्कर्ष पर पहुंचना तथा उनका अवलोकन करना सम्मिलित होता है। प्लानिंग प्रत्येक कार्य को इस प्रकार संपादित करने की विधि का चयन करता है ताकि हमें उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त हो सके। इसलिए ही भविष्य में क्या करना है इसका पूर्व में निर्धारण कर लेने को ही प्लानिंग कहा गया है। प्लानिंग के लिए वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन तथा अनुसंधान आवश्यक है ताकि कार्य कम समय में मितव्ययतापूर्वक संपन्न किया जा सके। दूसरा है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन। तो किसी भी संस्था में नियोजन द्वारा या प्लानिंग द्वारा उद्देश्य एवं लक्ष्य आदि निर्धारित करने के पश्चात उन्हें कार्यान्वित करना होता है, जिन्हें प्रबंध संगठन या ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से करता है। ऑर्गेनाइजेशन का आशय योजना द्वारा निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति करने वाले तंत्र से है। उपक्रम की योजनाएं चाहे कितनी ही अच्छी एवं आकर्षक क्यों ना हो, यदि उनको कार्यान्वित करने के लिए संगठन का अभाव है तो सफलता की कामना करना निष्फल ही होता है। अतः नियोजन द्वारा निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को क्रियान्वित करने तथा उन्हें प्राप्त करने के लिए यह आवश्यक है कि ऐसे कुशल एवं प्रभावी संगठन का निर्माण किया जाए
जिसमें नियुक्त सभी अधिकारी एवं कर्मचारी अपने अपने लिए निर्धारित कार्यों को इस प्रकार संपन्न करें कि उनके कार्यों में किसी प्रकार की कोई कठिनाई उत्पन्न ना हो। वे अपने कार्यों को कुशलतापूर्वक व उत्साहपूर्वक संपन्न करने के लिए पर्याप्त अधिकार और सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। मतलब जो भी प्रबंधन है, जो भी प्लानिंग करता है, उस प्लानिंग को इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए सबसे जरूरी क्या चीज़ है? ऑर्गेनाइजेशन, संगठन और संगठन में कार्य करने वाले लोग। जब तक आप उन्हें सही दिशा निर्देश देते हुए उन्हें उनके द्वारा कार्य करने के लिए मोटिवेट, उत्साहपूर्वक, कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए उत्साहित करना, प्रेरित करना, ये सभी ऑर्गेनाइजेशन या संगठन के द्वारा ही संभव है। तीसरा है स्टाफिंग, नियुक्तियाँ। तो किसी भी संगठन के ढांचे का निर्माण तभी संभव है जब उसमें कुशल एवं योग्य व्यक्ति नियुक्त हो। नियुक्तियाँ करना प्रबंध का प्रशासनिक कार्य है, जिसका अर्थ है संगठन की योजना के अनुसार अधिकारियों तथा कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनको आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करना, पदोन्नति, स्थानांतरण, सेवा मुक्ति आदि की व्यवस्था करना। जिस उपक्रम के कर्मचारी जितने अधिक योग्य, प्रशिक्षित एवं अनुभवी होंगे, उस उपक्रम का प्रबंधन उतना ही अधिक प्रभावी व कुशल होगा। योग्य तथा कुशल कर्मचारी तो संस्था की संपत्ति होते हैं। उन्हीं के परिश्रम तथा कार्य निष्पादन से संस्था प्राप्ति के पथ पर अग्रसर होती है। चौथा है डायरेक्शन, निर्देशन। तो प्रबंधन मूलतः व्यक्तियों से काम करवाने की कला है, जैसा हमने पहले पढ़ा था। दूसरे व्यक्तियों से काम करवाने के लिए आवश्यक है कि उनके कार्य को निर्धारित उद्देश्यों एवं लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु निर्धारित दिशाओं में निर्देशित किया जाए। निर्देशन का अर्थ है उपक्रम में नियुक्त विभिन्न व्यक्तियों को यह बतलाना कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है, तथा यह देखना कि वह व्यक्ति अपना कार्य उसी प्रकार से कर रहे हैं या नहीं। जो व्यक्ति निर्देश देता है उसमें गतिशील नेतृत्व का गुण होना चाहिए। किसी भी व्यवसाय अथवा उद्योग के निर्देशक या प्रबंधक की स्थिति एक कप्तान की तरह ही होती है। पांचवा है समन्वय, कोऑर्डिनेशन। तो एक ही कार्य के विभिन्न व्यक्तियों द्वारा भिन्न भिन्न रूप से व्याख्या करना मानव जाति का स्वभाव है। जैसे मैं यदि कोई एक क्वेश्चन पूछूं तो उस क्वेश्चन का आंसर आपके द्वारा अलग दिया जाएगा, बताने का तरीका अलग होगा, उनके द्वारा बताने का तरीका अलग होगा, जबकि मैंने आपको एक ही प्रश्न का उत्तर बताया है, लेकिन आपके बताने और लिखने के ढंग अलग अलग होंगे। तो इन वैचारिक मतभेदों से उपक्रम के सामूहिक उद्देश्यों को पूर्ण करना कठिन है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत क्रियाओं, विचारों, कार्यकलापों तथा भावनाओं में सामंजस्य लाना आवश्यक है। इसी सामंजस्य को समन्वय कहते हैं। नेक्स्ट है कंट्रोल, नियंत्रण। तो नियंत्रण जो है वर्तमान कार्यों को पूर्व निर्धारित लक्ष्यों से मिलान करने की वह प्रक्रिया है जिससे मानवीय तथा भौतिक साधनों के औचित्यपूर्ण उपयोग का ज्ञान हो सके तथा यदि आवश्यक हो तो उन प्रक्रियाओं में सुधार किया जा सके। इस कारण इसे प्रबंध का एक आवश्यक एवं आधारभूत कार्य माना जाता है। प्रतिष्ठान के कार्यों को गति प्रदान करने के उद्देश्य से प्रभावी नियंत्रण की व्याख्या को महत्व देना अति आवश्यक है। इसे अतिरिक्त नियंत्रण, तुलनात्मक अध्ययन तथा उत्तरदायित्व की स्थापना करने के लिए भी आवश्यक है। नेक्स्ट है उत्प्रेरण, मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट कार्य है जिसके द्वारा आप अपने कर्मचारियों, अपने अधिकारियों को मोटिवेट करते हैं ताकि वो जो संस्था के या उद्योग के जो एक लक्ष्य हैं, उद्देश्य हैं, उनको प्राप्त कर सकें। तो प्रबंध को शुरू से लेकर अंत तक श्रम तत्व अर्थात श्रमिकों से व्यवहार करना पड़ता है और यह बिना पर्याप्त प्रेरणा के कार्य करने को तत्पर नहीं होते। इस कारण मोटिवेशन को न केवल प्रबंध के एक महत्वपूर्ण कार्य के रूप में मान्यता दी गई है, अपितु इस पर प्रबंध द्वारा आजकल सबसे अधिक ध्यान दिया जाने लगा है। इसका कारण यह है कि मशीन की तरह श्रमिक से स्विच दबाकर कार्य नहीं कराया जा सकता। श्रमिक के अपने विचार, इच्छाएं एवं आकांक्षाएं होती हैं, अतः एक श्रमिक में कार्य के प्रति रुचि उत्पन्न करना, उस रुचि में वृद्धि करना तथा विकास के लिए हार्दिक इच्छाएं उत्पन्न करना आवश्यक है। यह सभी कार्य
मोटिवेशन के अंतर्गत आते हैं। मोटिवेशन का उद्देश्य उपक्रम के विभिन्न स्तरों पर कार्य कर रहे समस्त कर्मचारियों को उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा देना तथा इस दिशा में उन्हें सफलता प्रदान करने के लिए उचित अवसर प्रदान करना है। कुशल मोटिवेशन से स्वस्थ मानवीय संबंध विकसित होते हैं, जो कि उपक्रम की सफलता के लिए बहुत ही आवश्यक होते हैं। तो ये सारे कार्य थे जो मैनेजमेंट के द्वारा किए जाते हैं, जो हैं प्लानिंग, सेकंड ऑर्गेनाइजेशन, थर्ड स्टाफिंग, फोर्थ डायरेक्शन, फिफ्थ कोऑर्डिनेशन, सिक्स कंट्रोल और सेवन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है मोटिवेशन। तो ये प्रमुख कार्य हैं आपके मैनेजमेंट के। क्लियर है? अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट। किसी भी मैनेजमेंट के मूल तत्व क्या हैं या मूलाधार क्या है किसी भी प्रबंध के। तो फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट के जो मूल तत्व हैं, जैसे हमारा शरीर 5 मूल तत्वों से मिलकर बना हुआ है, उसी प्रकार मैनेजमेंट के भी जो मूल तत्व हैं वो क्या क्या हैं इसके बारे में हम देखेंगे। तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंध के मूल तत्व। तो प्रबंध के जो मूल तत्व हैं वो निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है थ्योरी ऑफ वर्क शेयरिंग, श्रम विभाजन का सिद्धांत। कार्य का जो बंटवारा करते हैं वो किस सिद्धांत पे करते हैं इसके बारे में है। तो विशिष्टीकरण के लाभों को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक कार्य को सुविधाजनक कार्यांशों में विभाजित करके अलग अलग कार्यों को उसके लिए योग्य व प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा संपन्न कराया जाना चाहिए। यह सिद्धांत इस मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक प्रकार का कार्य करने के योग्य नहीं होता और ना ही प्रत्येक प्रकार का कार्य करने से उसकी दक्षता में वृद्धि होती है। मतलब यहाँ पे जो कार्यों का विभाजन है वो इस प्रकार से किया जाता है कि कौन सा कार्य किस व्यक्ति के द्वारा उचित ढंग से किया जाएगा, उस प्रकार से हम कार्यों का विभाजन व्यक्तियों को कर देते हैं। दूसरा है अधिकार एवं दायित्व, राइट्स एवं लायबिलिटी। तो अधिकार तथा उत्तरदायित्व सहगामी होते हैं, अर्थात एक ही सिक्के के दो पहलू के समान हैं। प्रत्येक प्रबंध अधिकारी को भारार्पण करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि किसी व्यक्ति को अमुक कार्य का दायित्व सौंपा जाए तो कार्य के सुलभ निष्पादन हेतु आवश्यक अधिकार भी सौंपे जाने चाहिए। मतलब यदि कोई चार्ज ले रहा है, कोई भी यदि मैनेजमेंट में आ रहा है तो उसे ये ध्यान रखना चाहिए कि जो भी आप किसी व्यक्ति को यदि कार्य दे रहे हैं कि आपको ये कार्य करना है तो उस कार्य को करने के साथ साथ उसको आवश्यक अधिकार भी दिए जाने चाहिए ताकि वो अपने कार्य को सुगमतापूर्वक कर सके। बिना अधिकार के कोई भी व्यक्ति कुशलतापूर्वक अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं कर सकता। तीसरा है अनुशासन, डिसिप्लिन। तो अनुशासन से आशय अपने उच्चाधिकारियों की आज्ञा का पालन करने, नियमों के प्रति आस्था तथा संबंधित अधिकारियों के प्रति आदर का भाव रखने से है। एक औद्योगिक संस्था में अनुशासन बनाए रखने की बहुत आवश्यकता होती है तथा एक अच्छा नेता ही एक अच्छा अनुशासन बनाए रख सकता है। चौथा है आदेश की एकता, यूनिटी ऑफ ऑर्डर। तो यूनिटी ऑफ ऑर्डर से आशय यह है कि एक कर्मचारी को समस्त आदेश एक ही अधिकारी से मिलने चाहिए। इससे यह लाभ होता है कि कर्मचारी एक ही बॉस के प्रति उत्तरदायी होता है। आदेश की एकता के अभाव में अनुशासन भंग होने की संभावनाएं होती है तथा संगठन में सर्वत्र भ्रांति का वातावरण छाया रहता है। पांचवा है वेज ऑफ एम्प्लॉयज, कर्मचारियों का पारिश्रमिक। तो कर्मचारियों को पारिश्रमिक की दर तथा भुगतान की पद्धति उचित तथा संतोषप्रद होनी चाहिए। यदि भुगतान की पद्धति उचित होगी तो कर्मचारी सदैव संतुष्ट रहेंगे एवं औद्योगिक संबंधों में भी कभी तनाव उत्पन्न नहीं होगा। नेक्स्ट है सामान्य हितों के लिए व्यक्तिगत स्वार्थों का समर्पण। तो एक कुशल प्रशासक या एक कुशल मैनेजमेंट को चाहिए कि वह संस्था के हितों एवं व्यक्तिगत स्वार्थ में समन्वय व सामंजस्य बनाए रखे। यदि कभी इनमें संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाए तो व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य हितों को ही प्राथमिकता दी जानी चाहिए। यह उसी दशा में संभव हो सकता है जबकि प्रबंधकीय व्यवहार में न्याय, दृढ़ता तथा
सतर्कता हो। नेक्स्ट है केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन। तो संस्था के प्रशासन में केंद्रीकरण की नीति अपनाई जाए अथवा विकेंद्रीकरण की, इसका निर्णय संस्था के व्यापक हितों, कर्मचारियों की मनोभावनाओं तथा कार्य की प्रकृति आदि सभी तथ्यों पर गंभीरतापूर्वक विचार करने के बाद ही करना चाहिए। प्रत्येक ऐसी बात जो अधीनस्थों के महत्व में वृद्धि करती है विकेंद्रीकरण की होती है, और जो अधीनस्थों के महत्व को कम करती है वह केंद्रीकरण की होती है। प्रत्येक संगठन में केंद्रीकरण की मात्रा परिस्थिति के अनुसार बदलती रहती है। नेक्स्ट है पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला, ऑफिस कॉन्टैक्ट चेन, ऑफिसर्स या ऑफिस कॉन्टैक्ट चेन। तो यहाँ पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला से आशय है सर्वोच्च पदाधिकारी से लेकर निम्नतम पदाधिकारी के बीच संपर्क की व्यवस्था के क्रम से है। संस्था के पदाधिकारी ऊपर से नीचे की ओर एक सीधी रेखा के रूप में संगठित होने चाहिए तथा किसी भी अधिकारी को अपनी सत्ता श्रेणी का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था को लोकप्रिय बनाने के लिए संगठन चार्ट का उपयोग किया जा सकता है। पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला में किसी भी स्तरीय अधिकारी की अवहेलना नहीं होनी चाहिए। कार्य की शीघ्रता के लिए उच्च अधिकारियों को सूचना देकर पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला को तोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका अरेंजमेंट, व्यवस्था। तो व्यवस्था से आशय सामग्री तथा कर्मचारियों दोनों की व्यवस्था से है। उत्पादन प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है कि सामग्री तथा कर्मचारी दोनों की नियोजित तथा तर्कपूर्ण व्यवस्था की जाए। इस संबंध में दो उपसिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, अर्थात प्रत्येक वस्तु के लिए निश्चित स्थान हो तथा प्रत्येक वस्तु नियत स्थान पर होनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होने से सामग्री की क्षति एवं समय को नष्ट होने से रोका जा सकता है। नेक्स्ट है इक्वालिटी, समानता या समता। इसका आशय यह है कि अधीनस्थ कर्मचारियों के साथ न्याय व उदारता का व्यवहार करना चाहिए, जिससे कि उनकी सद्भावना व सहयोग निरंतर बनी रहे। समानता के व्यवहार से कर्मचारियों का मनोबल सदैव ऊंचा रहता है तथा वे पूरी निष्ठा एवं परिश्रम से कार्य करते हैं। और लास्ट है आपका कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व। तो किसी नए कर्मचारी द्वारा किसी नवीन काम को सीखने तथा कुशलतापूर्वक उसके निष्पादन में समय लगना स्वाभाविक है, अतः उस अवधि के पूर्व ही उसे निकाल दिया जाए अथवा काम सीखने को समुचित समय न दिया जाए तो यह न्याय संगत ना होगा। कर्मचारियों द्वारा जल्दी जल्दी संस्था छोड़कर चले जाना प्राय कुप्रबंधन का ही परिणाम होता है। अतः जहाँ तक संभव हो सके कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व होना चाहिए, जिससे कि वह निश्चित होकर तत्परतापूर्वक कार्य कर सकें। तो ये सारे जो कार्य थे ये सभी क्या हैं, आपके मैनेजमेंट के मूल तत्व हैं, जैसे कि श्रम विभाजन का सिद्धांत, अधिकार एवं दायित्व, अनुशासन, आदेश की एकता, समान हितों के लिए व्यक्तिगत स्वार्थों का समर्पण, कर्मचारियों का परिश्रमिक केंद्रीकरण, पदाधिकारी संपर्क श्रृंखला, व्यवस्था, समता और कर्मचारियों के कार्यकाल में स्थायित्व। ये सारी जो चीज़ें हैं ये किसी भी मैनेजमेंट के फंडामेंटल रूल्स हैं या किसी भी प्रबंधन का मूल तत्व हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। होप सो आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। यदि किसी भी टॉपिक किसी भी पॉइंट पे आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आई है तो मैं गूगल मीट के द्वारा आपसे संपर्क करके या आप मुझे गूगल मीट क्लास के दौरान अपने प्रॉब्लम को बताइए, हम उस पर डिस्कस करके इस डाउट को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।